गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स बंधु। तो आज हम डिसोल्यूशन का लास्ट पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले हमने डिसोल्यूशन पर 3 वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी प्लेस किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देखो और अपने कंसेप्ट क्लियर करो। आज हम इस वीडियो पर यह सीखने वाले हैं कि जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, जिसकी जनरल एंट्री एग्जाम में जरूर आएगी, वो आप कैसे डील करोगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस को कैसे डील करोगे, उससे रिलेटेड जनरल एंट्री को कैसे डील करोगे। और साथ ही साथ आज हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम सारे अकाउंट्स बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। वेल बंधुस, आपको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें काफी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, काफी सारे डाउट्स जो होंगे वो शायद यहाँ पे आपके क्लियर हो जाए। तो क्योंकि एक रिवीजन सीरीज है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन चूज किया है जो आपको ये तो बता देगा कि रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और कैश बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो दैट कि आप उस क्वेश्चन को मेरे साथ कर सको। तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और साथ ही साथ ये स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। XYZ were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Following was the balance sheet at the date of dissolution. तो लायबिलिटी साइड दी गई है और एसेट साइड दी गई है। क्रेडिटर्स हैं, मिसेस एक्स लोन है, एक्स लोन है, वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कैपिटल अकाउंट है XYZ का, और असेट साइड आपका बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, डेटर्स के साथ एक प्रोविजन लगा हुआ है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है और गुडविल है। फिर कुछ एडजस्टमेंट भी दी गई है। पहली एडजस्टमेंट है एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। दूसरी एडजस्टमेंट है Y took over debtors amounting to 5,000 at 4,000. Remaining debtors realized 75% of their book value. थर्ड है stock is sold for 59,000 and plant is sold for 40,000. फिर लास्ट एडजस्टमेंट है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,000. It was also found that there is liability for 8,000 for damages which has also to be paid. और फिर कहा गया है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। तो नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब है कि हमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन अगर गिवन है तो वो बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और कैश या बैंक अकाउंट जो भी है वो बनाना है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखो रियलाइजेशन अकाउंट मैं बनाने जा रहा हूं इधर से, आप बहुत ध्यान से इसको देखो और समझो बिकॉज हर चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नन्ना मुन्ना सा रियलाइजेशन अकाउंट हमने ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट इधर हमने लिख लिया। चलो पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था, जो बैलेंस शीट में एसेट्स हैं पहले हम उन्हें ट्रांसफर करते हैं। जो बैलेंस शीट में एसेट्स है पहले हम उन्हें ट्रांसफर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस शीट में एसेट ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस शीट में पहली एसेट है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है, ये कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में जाती है। तो ठीक है। दूसरी एसेट है डेटर के साथ प्रोविजन लगा हुआ है। तो डेटर 15,000 के हैं, उनके साथ जो प्रोविजन है वो 1,000 का है। तो नेट डेटर अपने हो गए 14,000। तो डेटर जब भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो ग्रॉस पर होगा। तो एसेट्स डेबिट साइड ट्रांसफर होती है टू डेटर। डेटर किस पे ट्रांसफर होगा? ग्रॉस पे ट्रांसफर होगा। ये हो गया 15,000। फिर है प्रोविजन। तो प्रोविजन
एसेट्स नहीं है, इसे एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो चलो बाद में हम भूल ना जाए, इसे भी साथ साथ क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं, लिखते हैं बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल, ठीक है, 1000 का है, ठीक है, ओके। फिर है स्टॉक, स्टॉक भी बिंदास ट्रांसफर हो जाएगा जैसा मैंने आपको सिखाया था। अगर कोई भी डाउट है तो आप पीछे वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉक है अपना कितना 80,000, इसे मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा, जितनी भी एसेट्स हैं वो सब बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो रही है। बुक वैल्यू मींस वो वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर दी गई है, 20,000 ट्रांसफर हो गई, ठीक है। फिर है प्लांट, प्लांट भी ट्रांसफर हो जाएगा आपका, कितना 75,000 ट्रांसफर हो गया। फिर है गुडविल, गुडविल मैंने कहा था डिसोल्यूशन में कोई वीआईपी एसेट नहीं है, ये नॉर्मल एसेट की तरह डील होगी, उसी तरह ट्रांसफर होगी जैसे अदर एसेट्स हो रही हैं। तो गुडविल भी हमने ट्रांसफर कर दी, गुडविल भी हमने ट्रांसफर कर दी, कितनी है 35,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, लायबिलिटीज की, उन्हें ट्रांसफर करना है। तो लायबिलिटीज अब हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो पहली लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, उसे ट्रांसफर करेंगे क्योंकि केवल और केवल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है। इट मींस कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस ट्रांसफर नहीं होता है, केवल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आता है क्रेडिटर्स, तो हमने क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर दिया बाय क्रेडिटर्स 18,500। मिसेस एक्स लोन, पार्टनर्स एक्स वाई जेड हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर्स एक्स वाई जेड है और एक्स की वाइफ हो गई मिसेस एक्स, तो उनका जो लोन है वो पार्टनर्स लोन नहीं होगा, वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा और तो उसे भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय मिसेस एक्स लोन, ओके। कितनी है मिसेस एक्स लोन, 5,000 है। भाई वाइफ ने हस्बैंड की कंपनी को उधार दिया है। फिर एक्स लोन, एक्स लोन, एक्स तो पार्टनर है तो उसका अमाउंट एक्स लोन यहां रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, उसके लिए हम सेपरेटली एक लोन अकाउंट बनाएंगे, ओके। फिर है वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व, तो वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व ट्रांसफर करने से पहले हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम तो नहीं है। तो जब हम वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व देखते हैं, मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, WCR बोलते हैं उसे, और इसका मैंने पूरा टॉपिक डील किया हुआ है, 30,000 का है, इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम तो नहीं है भाई, इसके अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं है, नो क्लेम है ही नहीं क्लेम। तो पूरा वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या हो गया, लेफ्ट, यानी बच गया। बच गया तो बट गया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, बच गया तो बट गया। कहां बट गया, पार्टनर्स कैपिटल में। तो WCR आपका रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, लायबिलिटी साइड, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यानी IFR जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट ये दोनों क्वेश्चन में गिवन हो, दोनों क्वेश्चन में गिवन हो, इन्वेस्टमेंट भी गिवन हो और IFR भी गिवन हो, तो इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और IFR भी गिवन है, तो IFR जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होता तब ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ना होता और ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाता, क्योंकि बच गया तो बट गया, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो यहां पे IFR और इन्वेस्टमेंट दोनों गिवन है, इसलिए ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पे हम लोग लिख देंगे
बाई IFR। IFR का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। ठीक है, फिर बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहां नहीं जाता है। IFR का अमाउंट लिख देता हूं 7500। आई होप सो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम डील करते हैं कि कैसे इसके एडजस्टमेंट, मतलब अब ये एसेट्स जो हैं वो सेल ऑफ होंगे और लायबिलिटीज को हमको क्या करना है? पे ऑफ करना है। तो एसेट्स जो सेल ऑफ होंगे उनके बारे में एडजस्टमेंट में लिखा होगा, उसी बेसिस पे हम सेल ऑफ करेंगे। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप डेटर से स्टार्ट करो। डेटर एक एसेट है, स्टॉक एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, प्लांट एक एसेट है, गुडविल एक एसेट है। आप सबसे पहले देखो, ढूंढो क्या डेटर के बारे में लिखा है कि नहीं। एडजस्टमेंट में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो मतलब वो सेल ऑफ नहीं हो रही है। तो चलो आओ हम पढ़ते हैं क्या डेटर के बारे में लिखा है। हाँ, लिखा हुआ है सेकंड एडजस्टमेंट में, वाई टुक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू 5000 एट 4000। Why remaining debtors realize 75% of their book value। तो मैं इसे आप लोगों को समझाता हूं। वाई ने डेटर ले लिए, वाई इज अ पार्टनर, इसने डेटर ले लिए। कितने के डेटर ले लिए वाई ने? टोटल डेटर कितने के हैं हमारे? टोटल डेटर 15,000 के हैं, ग्रॉस वाला देखना है। ठीक है, उसमें वाई ने डेटर ले लिए, कितने के डेटर ले लिए? 5000 रुपीज वाले डेटर ले लिए। कितने में ले लिए? 4000 में ले लिए। यानी 5000 के डेटर उसने 4000 में, वाई ने कहा कि भाई 5000 के जो आपके डेटर है उन्हें मैं 4000 में ले लूंगा। ठीक है भाई, तो बाकी कितने बचे अपने पास डेटर? 10,000 के डेटर बचे। भाई 5000 के तो उसने ले लिए 4000 में, अभी कितने के बचे? 10,000 के बचे। उनके लिए क्या कह रहा है? रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो 10,000 का 75% कितना होता है? 7500 होता है। 10,000 इंटू 75 अपॉन 100 करोगे तो आपका आ जाएगा ये 7500 होता है। तो इतना आपको कैश में रियलाइज हो गया और इतना आपके वाई ने ले लिया। वाई ने इतना ले लिया, तो इतना कैश में रियलाइज हो गया, इतना वाई ने ले लिया। तो आप क्या करोगे भाई? ये डेटर है, इधर आप लिख दोगे बाय वाइज कैपिटल कितना? 4000, क्योंकि 5000 की चीज उसने 4000 में ली है। यहां पे लिख दोगे बाय, यहां पे कैश मत लिखो, बैंक लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक बैलेंस वर्ड लिखा है तो सब में बैंक, कैश की जगह क्या लिखोगे? बैंक। तो यहां पे बैंक वर्ड यूज करना है जो आपके लिए बेस्ट है। ये रहा बैंक, आपने लिख दिया। कितना लिखना है? 7500। तो आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरा मेरा है क्या? स्टॉक। क्या स्टॉक के बारे में कुछ लिखा है? जी हां, लिखा है। थर्ड एडजस्टमेंट आप देखो, स्टॉक इज सोल्ड फॉर रुपीज 59,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया। इसको एक काम और कर लेना, यहां पे लिख लेना डेटर ब्रैकेट में। इससे आपको बहुत आराम रहने वाला है, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपके आंसर में गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे और देर भी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि देर लगेगी। ठीक है, अब यहां पर आप आ जाओ, यहां पे लिखो क्या? स्टॉक सोल्ड हुआ है तो बाय बैंक डाल दो और लिख दो क्या? स्टॉक, ताकि पता चलता रहे कि कौन सी एसेट क्या है, क्लैरिटी बनी रहे और आपको करने में इजी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा है? जी हां, लिखा है। पहला देखो, लिखा हुआ है एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। यानी एक्स इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर गया। कैसे? 25% मोर देन द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? आपके सामने 20,000 है, 25% मोर। तो भाई 20,000 ये बुक वैल्यू है, इसका आपने 25% निकाल लिया। ठीक है, कितना आया? आया आपका 5000। मींस 20,000 तो पहले ही था, 5,000 और उसने दिया, टोटल 25,000 में लिया। इसको करने का एक तरीका और होता है, 25% मोर है ना, तो भाई 100% तो यही है।
तो 25% मोर है तो 100 प्लस 25 125, यहां पे 125 अपॉन 100 कर लो, सीधा आपको 25,000 मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को जैसे बात समझ में आती है वो वैसे कर सकते हैं, वर्किंग नोट में उसे वैसे दिखा सकते हैं, सबके तरीके अलग अलग होते हैं मैथ्स करने के, ये मैथ्स है। यानी 20,000 का 25% कितना होता है 5,000, यानी 20,000 प्लस 5,000 25,000 ऐसे कर लो, या सीधा 125 अपॉन 100 कर लो। ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सब घर एक है, सब घर भगवान की ओर जाते हैं, ये भी आपके आंसर की ओर ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो भाई आप करो, यहां पे लिखो बाई बैंक और यहां पे लिख देना क्या इन्वेस्टमेंट, कितना 25,000। नो यहां पे बैंक वर्ड मत लिखिएगा, सॉरी, बिकॉज उस किसने लिया है, एक्स ने टेक ओवर किया, तो यहां पे बाई एक्स कैपिटल लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एक्स कैपिटल। अगर इसे सेल ऑफ किया होता तब यहां पे हम लोग बैंक लिखते। फिर हम अगला देख लेते हैं प्लांट। तो प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, जी हां, थर्ड वाले में ही प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, प्लांट इज सोल्ड फॉर 40,000। तो प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, सोल्ड हुआ है यानी पैसा मिला है, तो बाय बैंक कितने में बिका है 40,000 में, यानी 75,000 की चीज 40,000 में बिक गई। भाई ऐसा ही होता है, जब कंपनी बंद होगी तो लोग मौके पर चौका मार फायदा तो उठाएंगे ही ना, सस्ती सस्ती चीजें खरीद लेंगे। तो अब गुडविल, लास्ट अपना गुडविल, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, मींस गुडविल सेल ऑफ नहीं हुई है। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हो उसे, नहीं। एसेट्स के केस में जब तक गिवन ना हो एसेट सोल्ड ऑफ एज्यूम नहीं की जाएगी। तो ये हमने एसेट्स वाले जितना भी था सब कर दिया और गुडविल सोल्ड ऑफ नहीं हुई है तो उसे लिखना भी नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के बारे में हम डील करेंगे। सबसे पहले है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसे पेड ऑफ नहीं करना है। क्यों सर, आपने तो कहा था लायबिलिटी के बारे में चाहे लिखा हो या ना लिखा हो उसे पेड ऑफ किया जाता है। जी हां, मैंने कहा था चाहे लिखा हो या ना लिखा हो उसे पेड ऑफ किया जाता है, बट यहां पर जो ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, ये रियल लायबिलिटी नहीं है। तो इसलिए से पेड ऑफ किसको करोगे, अपने आप को पेड ऑफ करोगे क्या? प्रोविजन तो हमने खुद बनाया है तो अपने आप को कोई पेड ऑफ नहीं करता। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। जो कहना है आप कह सकते हो, तो इसे पे ऑफ नहीं करना है, यानी यहां पे नहीं लिखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्रेडिटर्स। अब दूसरी क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स के बारे में कुछ लिखा है? बेटा क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर क्या इसे छोड़ देंगे? नहीं, लायबिलिटीज के बारे में चाहे लिखा हो या ना लिखा हो उन्हें पेड ऑफ करते हैं, एसेट्स के बारे में ऐसा नहीं है। तो भाई इन्हें पेड ऑफ करना पड़ेगा। यहां पे लिख देंगे क्या, टू बैंक, और यहां पे ऐसे CRS यानी क्रेडिटर्स जरूर लिखना। किस वैल्यू में होगी? अब जब एडजस्टमेंट में कुछ दिया ही नहीं गया है तो सेम जो ये बुक वैल्यू है यहां पे हम वो बुक वैल्यू डाल देंगे। क्लियर हो गई बात? ओके चलो अब हम लोग अगली लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, मिसेस एक्स लोन। क्या मिसेस एक्स लोन के बारे में आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है? भाई मुझे तो नहीं दिख रहा कि कुछ भी गिवन है मिसेस एक्स लोन के बारे में, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना, तो भाई क्या करेंगे, इन्हें भी हम क्या कर देंगे भाई, पे ऑफ करना है टू बैंक। लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कई कुछ बताते हैं कि जब बैंक इतनी बार लिखने की क्या जरूरत है, सारे एक ही बार बैंक लिखो, उसमें क्रेडिटर्स भी लिख दो, मिसेस एक्स लोन भी लिख दो। भाई अलग अलग करोगे तो क्या गलत हो जाएगा? क्या नहीं होगा, बल्कि आपकी क्लैरिटी बनी रहेगी और आपका कोई भी आइटम मिस नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है, कोई भी आइटम मिस नहीं होगा। तो यहां पे मिसेस लोन लिख दो यार, बस शॉर्ट फॉर्म में जाए लिख लो। तो 5,000 यहां पे डाल दो। फिर आता है IFR। IFR भी लायबिलिटी है लेकिन ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, उसी तरह IFR भी एक एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, तो उसे भी हमें पेड ऑफ नहीं करना है, तो अब हम उसे पेड ऑफ नहीं करेंगे। तो जितनी भी लायबिलिटीज थी हम लोगों ने देखा, जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुई थी उन्हें हमने यहां पे जो भी पेड ऑफ करना था हमने पेड ऑफ कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट अपना बाकी है। ये बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,000, यानी रियलाइजेशन पे एक्सपेंस हुए, किसने किए नहीं लिखा है।
ठीक है, किसकी जिम्मेदारी थी एक्सपेंस करने की, नहीं लिखा है। तो जब किसने किया ये ना लिखा हो तो वो कहते हैं फर्म ने किया है, यानी फर्म ने ये एक्सपेंस किए हैं, किसी पार्टनर ने नहीं। और जिम्मेदारी भी फर्म की थी, बिकॉज कुछ भी गिवन नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और पेड किसने किया। जब ऐसा कुछ भी गिवन ना हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फर्म की होगी और पेड भी फर्म ने किया। तो भाई ये रियलाइजेशन में ये टू बैंक हो गया और यहां पे हम लोगों ने डाल दिए क्या, एक्सपेंस। तो अब हमने यहां पे एक्सपेंस डाल दिए 1000 का, और एक एडजस्टमेंट और गिवन है, क्या है, इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लायबिलिटी फॉर 800 फॉर डैमेजेस। भैया 8000 के डैमेजेस दिख रहे हैं, 8000 के हमें डैमेजेस दिख रहे हैं, ये हमें पे करने हैं। क्या ये बैलेंस शीट के अंदर गिवन है? नहीं, बैलेंस शीट के बाहर ये हमको दिखाई, ये हमारी लायबिलिटी है, इसे हमें पे ऑफ करना है। इट मींस ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो नहीं हुई, लेकिन भाई पे ऑफ तो करनी ही पड़ेगी। तो पे ऑफ हम इधर करते हैं और यहां पे लिख देंगे टू बैंक, क्या लिखेंगे, डैमेजेस। डैमेजेस कितने के डैमेजेस है, 8000 के हैं, हमने लिख दिया। कई आपसे कहेंगे अरे क्या ये बताया जा रहा है, सारा बैंक एक में लिखो। भाई एक में लिखो या अलग लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला है क्या? क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है, मैं आपको समझाता हूं। बिकॉज आंसर वुड रिमेन सेम और आप में हर एक चीज की क्लैरिटी है, कोई आइटम छूटा है कि नहीं छूटा है। अगर आपको पीछे देखना होगा, कोई क्वेश्चन में आपको एक बार देखना होगा कुछ गलत तो नहीं हुआ, आप इजीली उसे चेक भी कर लोगे, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूं, आप ऐसे ही करना एग्जाम में, कोई काट नहीं सकता। ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इसे हम काट देंगे, ऐसा क्यों लिखा आपने, एकदम सही है सब। अब आपको क्या करना है, मैच करवाना है। ये हमारा इनकम साइड है, ये हमारा एक्सपेंस साइड है। तो ठीक है भाई, इनकम में से एक्सपेंस क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो दोनों साइड का अपन लोग पहले क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 2,57,500 1,67,500। तो इसका टोटल आया है 1,67,500। ये छोटा है तो भाई जो बड़ा होता है उसे दोनों साइड लिख दो। लेकिन ये 2,57,500 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2,57,500 में से इसका टोटल कितना है, 1,67,500 है। तो 1,67,500 किया, आया कितना, 90,000। इधर आंसर आ रहा है तो लॉस हो गया, अगर इधर आंसर आ रहा होता तो प्रॉफिट हो जाता। तो यहां पर अपना लॉस हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितने का, 90,000। ये क्या हो जाएगा, बट जाएगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। कैसे, जो रेशियो गिवन है, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल, किस रेशियो में, 90,000 रेशियो दिया गया है 3:2:1। तो 3:2:1 में बांट लो आप लोग, ठीक है। तो हमने जब बांटा तो एक आंसर आया, थोड़ा मैं स्पीड से कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर आया 45,000, इसका आया 30,000 और इसका आया 15,000। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। इसी तरह से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। दिस इज द वे टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आपको समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखो, प्लीज। आप कमेंट में लिखोगे तो मैं डाउट दूर कर दूंगा, ठीक है। अगर अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट करने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि पार्टनर का लोन कितना है। आप जाओ बैलेंस शीट में, पार्टनर लोन में केवल एक्स का लोन है। कितना है एक्स का लोन, 8,000 है। कितना है एक्स का लोन, 8,000 है। तो 8,000 है तो यहां पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस डॉट डाउन 8,000। एक्स के लोन को लेकर कोई भी बात नहीं कही जा रही है, तो जो एक्स का लोन है ये मानते हैं वो पेड ऑफ हो गया, अगर कुछ भी नहीं कह रहा है। हो सकता है कुछ कहता है कभी कभी एडजस्टमेंट में, तो उसी तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं कह रहा तो ये मानते हैं वो पूरा पेड ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, कुछ बचना ही नहीं है, वो मानते हैं वो पेड ऑफ हो गया। यहां पे लिख देंगे टू
बैंक कितना 8000 खत्म। यहां पे 8000 लिखो, यहां पे 8000 लिखो, हो गया आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट बन गया। नाउ वी विल डिस्कस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यार बहुत इजी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर ध्यान से देखना और समझने की पूरी पूरी कोशिश करना। यहां पे मैंने पर्टिकुलर से अमाउंट नहीं लिखा है, वो आप लोग लिख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है अपने पास, तो मैं समझा रहा हूं, आप समझो। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये यहां से मैं लिखूंगा, थोड़ा सा यहां पे मैं लिखूंगा। आपको ये लाइन यहां पे इसलिए कर रहा हूं, रियलाइजेशन की पता रहे मुझे यहां पे लिखना है, तो थोड़ा छोटा होगा, पर यार एडजस्ट करो यार, ठीक है, और समझो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट, हाँ भाई दिया गया है एक्स वाई जेड का, इधर कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो यहां पे क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना है 60, 56 और कितना है जेड का 40,000 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जिन जिन आइटम से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी वो इधर, और जिन जिन आइटम से कैपिटल कम होगी वो इधर, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, सबसे पहले हम आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं। तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में केवल वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व है, और वो पूरा बच गया था तो क्या करना है, बांट दो भाई, कहां बांटना है, WCR यहां बांटना है, किस रेशियो में, यहां पे केवल एक ही रेशियो है 3:2:1, न्यू और ओल्ड की कोई बात नहीं हो रही है। तो अपना वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व था, इधर मैं लिख रहा हूं 30,000 का था, ठीक है। 30,000 को बांट दिया 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6, यानी 15,000, 10,000 और 5,000। बिकॉज मैं ये मानता हूं कि ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ था तो वो रियलाइजेशन में चला गया। अगर इन्वेस्टमेंट ना दिया होता तब हम यहां पे बाय IFR इसको भी बांट देते, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों दिए गए हैं तो वो रियलाइजेशन में चला गया, अब वो यहां नहीं जाएगा, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कोई फिक्टिशियस एसेट तो नहीं दी गई है, हाँ भाई कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं दी गई है। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, आप वीडियो 1 और 2 देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि फिक्टिशियस एसेट क्या होती है। एक बार मैं बोल देता हूं, जैसे हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्यूनरी एक्सपेंसेस, ये सब हमारे क्या है, फिक्टिशियस एसेट है, तो नहीं दी गई है तो भाई वो यहां पर नहीं जाएगी। बोलो आपको यहां तक बातें समझ में आ गई, यस आ गई, ठीक है। अब और क्या है इधर, अब और कोई चीज अभी तो नहीं दिख रही है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, रियलाइजेशन से जो अपने को लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट होता तो इधर लिखते, लॉस हुआ तो इधर लिख देंगे। भाई देखना यहां पे थोड़ा छोटा आएगा, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। कितना 45,000, 30,000 एंड 15,000, ठीक है। बस अब तुम्हारा काम खत्म, अब टेंशन फ्री हो जाओ। अब कैसे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले बैलेंस शीट देख के जो जो चीजें जानी है वो देख लो, वो आपने डाल दी, क्या क्या बैलेंस शीट से जाना था वो डाल दिया, और रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो डाल दिया। अब जो एसेट टेक ओवर की है पार्टनर्स ने, या जो लायबिलिटीज टेक ओवर की है किसने, पार्टनर्स ने, वो लिखते हैं। सर इतना फिर से याद रखे, अरे नहीं याद रखना है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हुआ है ना, वहां पे देखो ये आपने, वाई ने एसेट टेक ओवर की है, यहां पे एक्स ने एसेट टेक ओवर की है, टेक ओवर की है ना, टेक ओवर की है ना एसेट, तो इस साइड उसे लिख दो, किस साइड, डेबिट साइड लिख दो,
कैसे? एसेट टेक ओवर करने से कैपिटल कम हो जाती है, एसेट टेक ओवर करने से कैपिटल कम हो जाती है। अगर ये भी ना समझ में आए, रियलाइजेशन में ये किस साइड है? क्रेडिट साइड है, तो कैपिटल में उसके अपोजिट डेबिट साइड। दोनों तरीके से एसेट टेक ओवर करने से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल का कम होना मतलब डेबिट साइड, और कैपिटल का बढ़ना मतलब क्रेडिट साइड। तो एसेट कहां टेक ओवर हुई है? फिर से क्वेश्चन बुक देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, आपको दिख जाएगा। ये किया है, ये देखो, ये मैं कर रहा हूं, ये किया है, वाई ने किया है। तो आप यहां पे वाई नहीं लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से उठाया है। क्या चीज टेक ओवर की है? डेटर किया है। तो आपको लिखना हो तो लिख दो यार डेटर ऐसे, तो ताकि अच्छा रहेगा। नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। किसने किया है? केवल वाई ने किया है, तो वाई के कॉलम में लिखो ना 4000, बाकी इन दोनों कॉलम में एसेट डैश। ठीक है, फिर और क्या एसेट टेक ओवर की है? ये एक्स ने किया है। क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्या लिखेंगे यहां पे? कहां से आ रहा है? ये रियलाइजेशन से आ रहा है ना, तो रियलाइजेशन लिखो, यहां पे इन्वेस्टमेंट लिखो। किसने की है? एक्स ने की है। कितने की? 25,000 की। तो यहां पे 25,000 आपने लिखा यहां पे। ठीक है, बैंक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट लायबिलिटी। किसी ने टेक ओवर की है, तो आप देखो किसी ने लायबिलिटी टेक ओवर की है? नहीं भाई, यहां पे किसी भी पार्टनर का नाम नहीं आया है, सिर्फ बैंक आया है, यानी लायबिलिटी किसी ने भी टेक ओवर नहीं की है। अगर टेक ओवर की होती तो हम इधर लिखते और सेम इसी प्रोसेस से लिखते बाय रियलाइजेशन, और जिस पार्टनर ने की होती उसके कॉलम में लिख देते। अब मेरे पास आ गया ये सब कुछ, तो अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे की जाती है आप लोग जानते हो। ये आया, देखो ये आया अपना 75,000, ठीक है, और रफ में पहले टोटल कर लेना चाहिए। तो 40 ये 70 आ रहा है, तो भाई 75,000 इधर भी लिख दो। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, बिकॉज हमें और भी काम है, हमें कैश और बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। तो 75,000 इधर लिख लिया, और इधर लिख लिया कितना? 66,000, और इधर लिख दिया कितना? 45,000। तो ये सब जो भी चीजें डेबिट साइड के टोटल है वो इससे कम है, तो भाई अपन ने यहां पर सेम जो ग्रेटर होता है उसे दोनों साइड लिख दो। तरीका जितने आप अच्छे से चीजों को करोगे और साफ करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, एक अलग से इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। तो भाई इधर आ रही है बैलेंसिंग, तो यहां पे टू बैलेंस सीडी नहीं करना है। क्यों सर? हम लोग तो आज तक टू बैलेंस सीडी लिखते आए हैं। भाई पहले फर्म चलती रहती थी, अब फर्म क्या हो गई है? बंद। अब फर्म में क्या बचा ही नहीं, तो उसकी कैपिटल को बैलेंस कहां रखोगे? फर्म तो डिसॉल्व हो चुकी है, तो जो भी पैसा बढ़ेगा या कम होगा, भाई पार्टनर अगर पैसा बढ़ेगा तो पार्टनर घर ले जाएंगे। घर ले जाएंगे तो यहां पे हम लोग लिख देंगे टू बैंक। जो आंसर है वो ये आया। तो 75,000 में से आपने ये 70,000 किया, तो यहां पे आपका आंसर आया कितना? 5,000। 66,000 में आपने 34,000 माइनस कर लिए, 34,000 माइनस कर लिए, तो आपका आया कितना? 32,000 आया, तो आपने यहां पे लिख दिया। और ये 45,000 में आपने 15,000 माइनस किए, यहां पे आया 30,000। ये अपना आंसर है। क्या है? ये अपना आंसर है टू बैंक। तो ये अपना आंसर है, मतलब इतना पैसा ज्यादा हो रहा था, पार्टनर एक्स 5,000 ले गया, वाई कितना ले गया? 32,000 ले गया, और जेड कितना ले गया? 30,000 ले गया। क्या पार्टनर्स कैपिटल बनाने में कोई भी दिक्कत आई? आ ही नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट का सपोर्ट ले लेना। पार्टनर्स लोन में भी अगर रियलाइजेशन होता या पार्टनर्स कैपिटल कहीं लिखा होता तो उसका हम लोग सपोर्ट ले लेते, वो बात की बात है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। नाउ अब हमारा एक बचा है, क्या? कैश अकाउंट बनाना है, यानी बैंक अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर क्या कैश या बैंक दिया गया है। हाँ, सबसे पहले देखो बैलेंस शीट के अंदर बैंक बैलेंस दिया गया है। बैंक बैलेंस हमारी क्या होती है? असेट्स होती है, और असेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट। असेट्स हमेशा डेबिट होती है और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट किया था। लोन भी हमारी लायबिलिटी है, इसलिए भी उसे हमने क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया था। और
बैंक या कैश ये हमारी एसेट्स है, इसलिए इसको डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ओके, तो कितना है भाई 1000 है। अब आपको अपना एक भी दिमाग नहीं लगाना है, जिन जिन चीजों से कैश बढ़ेगा वो इधर डेबिट साइड, और जिन जिन चीजों से कैश कम होगा वो क्रेडिट साइड। आपको मैं फिर कह रहा हूं दिमाग लगाना ही नहीं है। आप पहले रियलाइजेशन अकाउंट देखो, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां आपको बैंक दिख रहा है पहले आप क्रेडिट साइड देखो, जहां जहां आपको बैंक दिख रहा है वो यहां पे लिखते जाओ डेबिट साइड, यहां पे जो क्रेडिट साइड दिख रहा है उसे वहां पे डेबिट साइड लिखते जाओ। मतलब क्या है, बाय बैंक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पैसा आया। पैसा कैसे आया, एसेट सोल्ड ऑफ हुई होगी। तो सोल्ड ऑफ हुई होगी तो कहां हम इतना याद रखेंगे, बाबा क्वेश्चन में देखेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। इधर बाय बैंक है ना, इधर ये जो है बाय बैंक है, इधर लिखा टू रियलाइजेशन। किसका, ये डेटर का है भाई 7500, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बाय बैंक स्टॉक है ना, फिर लिखा टू रियलाइजेशन। आपका मन हो तो यहां प्यारा सा छोटा सा ब्रैकेट में स्टॉक लिख दो, कितना है भाई 59000, यहां पे आपने लिखा। फिर एक्स कैपिटल है वो यहां नहीं जाएगा। फिर है देखो बैंक, ठीक है, फिर लिखा हुआ है बैंक, कितना 40000, तो भाई हमने यहां पे लिख दिया टू रियलाइजेशन, कितना 40,000। तो ये हमारे जितनी भी चीजें थी वो हमने लिख ली, किस साइड, क्रेडिट साइड। अब जो डेबिट साइड लिखा हुआ है, जो डेबिट साइड रियलाइजेशन में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा डेबिट साइड रियलाइजेशन में लिखा है क्या, बैंक से रिलेटेड 4 लिखे हुए हैं, क्रेडिटर्स का, मिसेस एक्स लोन का, एक्सपेंसेस का और डैमेजेस का, ये सब हमारे बैंक अकाउंट में जाएंगे। डेबिट साइड लिखा है तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। भाई ये क्रेडिटर्स का है, हमें कोई मतलब नहीं, हमने यहां पे 18,500 लिखा। आप ब्रैकेट में जाओ, छोटा सा क्रेडिटर्स लिख सकते हो। ये फिर बाय रियलाइजेशन, ठीक है, बाय रियलाइजेशन मिसेस एक्स लोन, कितना 5000, ठीक है। फिर बाय रियलाइजेशन ये एक्सपेंस है, ये यहां चला गया, ये एक्सपेंस है। आप स्मॉल में लिख सकते हो एक्सपेंस कितना 1000। फिर डैमेजेस है, यहां पे लिख लो बाय रियलाइजेशन, डैमेजेस कितना 8000। ओके, हो गया, यहां तक हो गया। अब रियलाइजेशन का काम खत्म। अब आप आ जाओ पार्टनर्स लोन में। क्या बैंक नाम की चिड़िया है, किस साइड है, डेबिट साइड है। डेबिट साइड है तो आपको किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। किस नाम से, बाय पार्टनर्स लोन। वो एक्स था, ये जो पार्टनर्स लोन है वो एक्स का लोन है, तो मैंने यहां पे बाय एक्स लोन लिख दिया। कितना 8, कितना लिख दिया 8000, ठीक है। ये भी 8000 है और ये भी 8000 है। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, कहीं बैंक नाम की चिड़िया है, हाँ है, ये देखो टू बैंक, जो हमारा आंसर आया था, है ना। किस साइड है, डेबिट साइड है ना, तो आपको किधर लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। क्या लिखना है, बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइस कैपिटल, बाय जेड कैपिटल, और तीनों का अमाउंट लिख देना है कितना 5000, 32,000 और 30,000, ठीक है, लिख देना है। और यहां पे टोटल कर लेना है, दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो गलत है। सर यहां पे बैलेंस शीट नहीं बनती, नहीं बनती भाई। कैश और जो बैंक अकाउंट बनता है उनका टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं आता तो फिर गड़बड़ है। आपने देखा कि दोनों साइड मैच कर रहा है। इस तरह से हम लोग ने रियलाइजेशन बनाया, पार्टनर्स लोन बनाया, और पार्टनर्स कैपिटल बनाया, और कैश और बैंक अकाउंट बनाए। तो आई होप सो आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं और चीजें बनानी है। नाउ वी विल डिस्कस कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस को कैसे डील करना है। एक टॉपिक है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम उसे डील करने जा रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर हमें 2 बातें देखनी है रियलाइजेशन एक्सपेंस में जो इंपॉर्टेंट होती है, कि भाई ये जो एक्सपेंस किए हैं यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
और पे किसने किया है। इस एक्सपेंस को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और पे किसने किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ईदर फर्म की होगी और पार्टनर की होगी, और पे ईदर फर्म करेगा और पार्टनर करेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा, अगर पार्टनर की है तो नहीं होगा। अगर पे फर्म ने किया है तो कैश आएगा जर्नल एंट्री में, अगर पार्टनर ने किया है तो फिर भाई कैश कैसे आ सकता है। और तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी बात ये है कभी कभी उधार की बात हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं मैटर ऑफ क्रेडिट। होता क्या है, मैटर ऑफ क्रेडिट मतलब उधार की बात, जैसे उधार की जिंदगी होती है वैसे उधार की बात होती है। तो उधार की बात क्या है ये हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। उधार की बात क्या है, देखो आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फर्म की है और पे अगर पार्टनर कर रहा है तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है, उसके बिहाफ में पार्टनर ने कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फर्म की है और पे अगर कौन कर रहा है, पे पार्टनर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यार फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और पार्टनर ने पे कर दिया तो उधार की बात हुई ना। फर्म के लिए ये उधार की बात है ना। हम लोग फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये याद रखना, पार्टनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। और इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, पार्टनर की, और इसे किसने कर दिया, फर्म ने। ये भी तो उधार की बात हो गई, फर्म ने उधार दे दिया पार्टनर को। तो ये तीन बातें हैं जो हमें समझनी है कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पे किसने किया, क्या और क्या उधार की बात हुई कि नहीं, उधार की बात है कि नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फर्म की है तभी रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पे अगर फर्म ने किया होगा तभी कैश क्रेडिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर उधार की बात है तो उसको कैसे डील करना है अभी मैं समझाता हूं। तो यहां पे मेरी एक ट्रिक है जिससे हम लोग बोलते हैं आरपीएन, और इसका फुल फॉर्म है रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल में यहां पर क्या आता है, पर्सनल में क्या आता है और नॉमिनल में क्या आता है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। तो आई होप सो आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो फिर वीडियो को बैक करके उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी जो ट्रिक है वो है रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल में आता है आपका कैश, पर्सनल में आता है उधार की बात यानी मैटर ऑफ क्रेडिट, और नॉमिनल में आता है आपका एक्सपेंस यानी रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अगर कैश आया है फर्म के पास, यहां पे किसको देखना है, फर्म को। अगर फर्म के पास कैश आया है तो डेबिट हो जाएगा, और गया है तो क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। तो ये है, हमें तीन चीजों को देखना है। किसको, रियल में क्या आता है, कैश, पर्सनल में आता है उधार की बात, और नॉमिनल में आता है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी उधार पाने वाला डेबिट और उधार देने वाला क्रेडिट। फिर से मैं बोल रहा हूं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल है। डेबिट द रिसीवर, ये आपने पढ़ा है, और क्रेडिट द गिवर, ये रूल है। इसको अगर हिंदी में बोले, बहुत एग्जाम्पल लेकर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बोले उधार पाने वाला डेबिट और उधार देने वाला क्रेडिट, ठीक है। और नॉमिनल में आपको मालूम है एक्सपेंस और लॉस डेबिट हो जाते हैं और प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट हो जाते हैं। सिंपल, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, या आपको एक क्लास 11 का थोड़ा सा बता रहा हूं। यहां पे व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आता है वो डेबिट, और व्हाट गोज आउट क्रेडिट,
व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो जाता है वो क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक्सपेंस और लॉस, डेबिट प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट। रियल में कैश को देखना है, उधार की बात को पर्सनल में देखना है, और नॉमिनल रियलाइजेशन, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में उधार की बात ही देखी जाती है, इसमें नाम आते हैं। रियल में कैश को देखा जाता है और नॉमिनल में रियलाइजेशन अकाउंट देखना है। इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 एग्जाम्पल लूंगा, 4 एंट्रीज करूंगा, आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा, तो इसको भी नोट डाउन कर लो। पहला एग्जाम्पल है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹5,000। सबसे पहले देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और पे किसने किया है। कुछ लिखा ही नहीं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी और पे किसने किया है, नहीं लिखा है, तो ये माना जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है और पे भी किसने किया है, फर्म ने। खत्म। तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ने पे किया है, तो क्या कोई उधार की बात हुई, नहीं हुई। तो मेरा ट्रिक RPN, रियल पर्सनल नॉमिनल। तो फर्म को देखो, फर्म के पास कुछ आया, कैश आया, नहीं आया, यहां पे कैश देखा जाता है बार बार। फर्म के पास से कैश किया, जी हां, एक्सपेंस किया है तो कैश किया है, कैश क्रेडिट हो गया। उधार की बात है, नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फर्म की थी और पे भी फर्म ने किया, तो पर्सनल अकाउंट में उधार की बात आती है, तो उधार की बात हुई नहीं, इसलिए नहीं देखा जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में रियलाइजेशन देखा जाता है। क्या फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती तो रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आता। तो भाई फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसलिए एक्सपेंस डेबिट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फर्म की, इसलिए अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आता। तो भाई देखो, तो डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी। अफेयर में ऐसे लिख दो बस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, मतलब जानते हो टू कैश। कितने से भाई, 5,000 और 5,000 अपना लिख लो। ये आप रफ में करके देख लोगे और इसको आप फेयर में ऐसे कर दोगे, हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत फास्ट हो जाएगा। एक एक एंट्री 2 मार्क्स की होगी या 1.5 मार्क्स की होगी, जैसी भी होगी, जैसे भी एग्जाम में आएगा। तो भाई अगर आप 1 मिनट 2 मिनट लगा भी देते हो इसको करने में, लेकिन सही होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी लेवल आ जाएगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको वीडियो रोक के बाबा करना, क्वेश्चन लगाना, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये रहा एग्जाम्पल 1, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल 2, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹10,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। पे किसने किया है, पता चल रहा है साफ साफ, किसने, पार्टनर ने, यानी एक्स ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नहीं लिखा, तो क्या मानेंगे, फर्म। अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। RPN, भाई फर्म की ओर से देखो, फर्म के पास कैश आया, नहीं, फर्म के पास से कैश गया, नहीं, फर्म के पास से कहां गया, पार्टनर ने पे किया, तो कैश नहीं गया। क्या यहां पे उधार की बात हो गई, जी हां उधार की बात हो गई। इधर फर्म है और इधर पार्टनर है। फर्म को पे करना चाहिए था, पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर ने उधार दिया है। उधार किसको, फर्म को उधार दिया है। तो उधार पाने वाला कौन हो गया, फर्म, और उधार देने वाला कौन हो गया, पार्टनर। तो मैंने पर्सनल अकाउंट कब आता है, जब मैटर ऑफ क्रेडिट होता है, MOC मैटर ऑफ क्रेडिट होता है, उधार की बात होती है। क्या यहां पे उधार की बात है, जी हां है उधार की बात यहां पे, क्योंकि फर्म को पे करना चाहिए था लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया। पार्टनर ने उधार दिया है, किसको उधार दिया है, फर्म को उधार दिया है, तो उधार पाने वाला कौन हो गया है, फर्म। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी उधार पाने वाला डेबिट, तो फर्म है उधार पाने वाला। फर्म अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता, इसलिए काट दिया, तो उधार पाने वाला फर्म था, काट दिया। उधार देने वाला कौन है,
पार्टनर, उसका नाम लिख सकते हैं, यानी एक्स का नाम लिख सकते हैं क्रेडिट। उधार पाने वाला था फर्म, लेकिन उसका नाम नहीं लिख सकते, इसलिए ये चला गया, क्रॉस हो गया, कट गया। उधार देने वाला कौन था? पार्टनर था, उसका नाम आ गया। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस रियलाइजेशन आएगा, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो किसकी है? फर्म की है, आएगा। रियलाइजेशन आएगा, तो भाई रियलाइजेशन आएगा, और रियलाइजेशन और ये पार्टनर्स कैपिटल। अब इससे रफ में ऐसे फेयर में कर लो, ये आया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। एक्स ने उधार दिया है कितने का? 10,000 का। कई लोग इसे लर्न कर लेते हैं, बेटा रीजन समझोगे तो इसके बेसिस पे और भी चीजें कर लोगे। रीजन आपको समझना है बंधु, ये लर्न करने से काम नहीं चलता। प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। नोट डाउन कर लो। तीसरा एग्जाम्पल करता हूं और प्रैक्टिस करवा रहा हूं, 4 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा दे। तो ये तीसरा एग्जाम्पल है। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं? 10,000 के। किसने पे किए? फर्म ने पे किए। किसके बिहाफ में? पार्टनर के बिहाफ में। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर किसकी है? पार्टनर की थी। पार्टनर। पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है फर्म। पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है फर्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पार्टनर की। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की हो गई और पे कौन कर रहा है? फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो नहीं आएगा, तो तब भी आर पी एन। फर्म को देखो, फर्म को। फर्म के पास कैश, यहां पे कैश देखते हैं, रियल में कैश आया? नहीं। क्या कैश किया? हाँ। फर्म पे कर रहा है तो कैश तो गया, चाहे किसी के भी बिहाफ में कर रहा हो, कैश तो गया ना। ठीक है, क्या उधार की बात है? जी हाँ, उधार की बात है। इधर रहा फर्म, ऐसे देख लिया करो। इधर रहा पार्टनर। किसको पे करना था? किसको पे करना था? पार्टनर को पे करना था, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पे किसने कर दिया? फर्म ने। अब की बार फर्म उधार दे रहा है। फर्म उधार दे रहा है। किसको उधार दे रहा है? पार्टनर को उधार दे रहा है। और पर्सनल अकाउंट में क्या लिखते हैं? जब भी उधार की बात होगी तो पर्सनल अकाउंट में। तो इस बार उधार कौन दे रहा है? फर्म। किसको दे रहा है? पार्टनर को। तो उधार पाने वाला कौन हो गया? पार्टनर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उधार पाने वाला डेबिट और उधार देने वाला क्रेडिट। तो उधार पाने वाला कौन है? पार्टनर। और उधार देने वाला कौन है? फर्म। तो फर्म अपना नाम अपनी बुक में नहीं लिख सकता, ऐसे क्रॉस कर देते हैं। नॉमिनल पे आओ, क्या रियलाइजेशन खुलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो किसकी है? पार्टनर की। नहीं खुलेगा, काट दिया। डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी मिल गया। चने एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोग फर्म की बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनर की नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल अकाउंट में उधार की बात देखी जा रही, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। और कितने से? 10,000, देन 10,000। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। ये है फोर्थ। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म, ₹8,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड द बैलेंस बाय एक्स पार्टनर। यानी टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हुए? 20,000 के। उसमें से 8,000 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की। और बाकी कितना रिमेनिंग हुआ? 12,000। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? पार्टनर की। और पे किसने किया है? पूरा 20,000 जो पे किया है वो किया है फर्म ने। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल देख लो। तो फर्म की कर रहे हो, बार बार बोलता हूं ये बात, फर्म को कर रहे हो। फर्म के पास क्या आया? कुछ नहीं है। कैश को देखा जाता है रियल में केवल, और किसी को नहीं। कुछ क्या गया? कैश गया। कितना कैश गया? पूरा 20,000। कैश क्रेडिट होगा पूरा 20,000। देखो पूरा पे फर्म ने किया है, ये बना लिया। क्या उधार की बात है? हाँ, उधार की बात है। क्यों? ये देखो, इधर लिख देता हूं फर्म, इधर लिख देता हूं पार्टनर। पार्टनर को 12,000 करना था ना, लेकिन फर्म ने पूरे 20,000 कर दिए। यानी कि पार्टनर के 12,000 फर्म ने किए। तो भाई फर्म ने उधार दिया किसको? पार्टनर को। कितने का उधार दिया? 12,000 का। तो
उधार की बात हो गई तो पर्सनल अकाउंट आएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, उधार पाने वाला डेबिट और उधार देने वाला क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे ये वाला उधार है वहां पे, ठीक है। उधार पाने वाला डेबिट और उधार देने वाला क्रेडिट। उधार पाने वाला कौन है? पार्टनर है। क्या उसका नाम लिख सकते हैं? जी हाँ, फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्म का नाम छोड़ के बाकी सामने वाले किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो पाने वाला कौन है? पार्टनर। तो उसके आगे कैपिटल लगा लो, एक्स है। कितने का उधार दिया? केवल 12,000 का दिया। उधार देने वाला कौन है? फर्म, उसका नाम नहीं लिख सकते इसलिए क्रॉस। अब नॉमिनल अकाउंट पे यहां पे केवल रियलाइजेशन देखा जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की, हाँ है, तो रियलाइजेशन आएगा। कितने अमाउंट से आएगा रियलाइजेशन? केवल 8,000 से। तो भाई ये देखो पूरा सारी चीजें समझो, कैश, पार्टनर्स कैपिटल, इधर ये डेबिट हुआ है और ये रियलाइजेशन डेबिट हुआ है। तो अब हम इसे फेयर में एंट्री कर देते हैं, ध्यान से देखना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 12,000। पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी 8,000 तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, और पार्टनर्स कैपिटल 12,000 टू कैश 20,000। सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये आ गया, यहां से मैंने रफ किया और इधर कर दिया। ऐसे ही करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों आज का वीडियो मैंने पूरा बना दिया है डिसोल्यूशन पर। डिसोल्यूशन पे आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया, एक आइडिया मिल गया है, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस को कैसे डील करना है वो भी समझा दिया। यहाँ पे नरेशन है, नरेशन आप नॉर्मली लिख लेना, नरेशन जरूर लिखना अगर जर्नल एंट्री आएगी, बिकॉज मार्क्स इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है तरीके, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। और तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और होप सो वो रिटायरमेंट में आएगा। टिल देन बाय, गुड डे।